हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर ये दूसरा लेक्चर है आपके क्लास 11th के दूसरे चैप्टर का संबंध और फलन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस संबंध में बहुत सारी दमदार बातें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में की थी, जहां पर हमने 2.1 जिस प्रश्नावली का आज सॉल्यूशन करेंगे उसका इंट्रोडक्शन मैंने कराया था आपको। इंट्रोडक्शन मतलब सभी बेसिक बातें और छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कि जानना इतना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है ना। अगर नहीं जानना चाहोगे तो फिर अभी देख लेना इस एक्सरसाइज में आपकी क्या हालत होगी। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस 2.1 के सॉल्यूशन की। और उसके पहले 3 क्वेश्चन मैंने अपने राइट साइड में लिख लिए हैं ताकि फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन से इन पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात थोड़ी सी जोड़ लें, कनेक्शन जोड़ लें पीछे से। और वो कनेक्शन क्या है कि हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर छोटी सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन, ठीक है। कार्तीय गुणन दो समुच्चयों को अगर हमारे पास में ए तथा बी, ठीक है ना, ए तथा बी दो समुच्चय हों, है ना, दो समुच्चय हों तो ए क्रॉस बी जो है आपके पास में, ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन कहलाता था। ये कार्तीय गुणन। और इसको निकालते कैसे थे, हमने कहा था कि सपोज कर लो कि अगर हमारे पास में ए जो है 1,2 है और बी जो है मेरे पास में सपोज कर लो 3,4 है, और ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं इतना हो सकता हो, है ना। तो मैं जल्दबाजी में इसलिए बता रहा हूँ, ठहराव के साथ इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरे घंटे का लेक्चर इस पे दिया था, वो तो क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए थोड़ी सी बातें करेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से जुड़ जाए। तो अब मैं एक रोज भी जब निकालता था, उसे निकालने के मैंने कई तरीके आपको बताए थे। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका तो ये था कि एक तरफ आप ए बना लें और 1 2 लिख लें, एक तरफ आप बी बना लें और इधर आप 3 4 लिख लें। पहले 1 3 है ना, 1 3, फिर आपका 1 4 कोमा 1 4 और फिर आ जाएगा 2 3 एंड 2 4। ऐसे हमारे पास में कुछ 2 3 और 2 4 इस तरीके से हमारे पास में कुछ अवयव बनते थे। इन अवयव को हम लोग क्रमित युग्म कहते थे, है ना, क्रमित युग्म कहते थे। और क्रमित युग्म क्यों कहते थे, क्योंकि इसके अंदर खास बात होती थी कि अगर जैसे 1,3 है तो जो इस क्रमित युग्म का पहला घटक है, ये पहला घटक होता है, ये दूसरा घटक होता है। पहला घटक पहले सेट से आता है और दूसरा घटक दूसरे सेट से आता है ना। तो इस संबंध में एक डेफिनेशन भी हमने बनाई थी कि ए क्रॉस बी को हम लोग लिखते थे, ए क्रॉस बी एक ऐसा समुच्चय होता था जिसमें एक्स वाई टाइप के क्रमित युग्म रहेंगे और जिसमें एक्स जो है वो पहले सेट का होगा, ठीक है नहीं, तथा और जो वाई होगा वो दूसरे सेट का होगा। तो ये एक फील करने के लिए, एक अच्छे से इसको मैथमेटिकली गणित के हिसाब से पढ़ने के लिए एक डेफिनेशन हमने प्रॉपर तरीके से समझाई थी। तो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के पास। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा राइट साइड में इधर लिखा है कि यदि x/3 + 1 और y-3/2 बराबर हो 5/3, 1/3 के, तो x तथा y के मान ज्ञात करो। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी वेरी इजी। इंपॉर्टेंट तो खैर होंगे ही। तो हमने एक बात कही थी, पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करें। देखो ये भी एक क्रमित युग्म है और ये भी एक क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर अंग्रेजी में कहते हैं। दो ऑर्डर्ड पेयर हमेशा बराबर होते हैं, है ना। आपके पास में अगर सपोज कर लो कि ये हमारे पास में ए बी किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर सी डी के बराबर है, ये तभी बराबर हो सकते हैं अगर पहला घटक पहले के बराबर होगा, ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं और फर्स्ट में कहा है कि अगर x/3 + 1 आपके पास में, है ना, x/3 + 1 और कोमा y-3 आई थिंक इसको मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे 2/3 है, 3/2 नहीं है, ये करेक्शन कर लें। आप लोग एनसीईआरटी किताब पास में रखोगे तो ज्यादा बेहतर मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है। और 3/2 है ना, 2/3 एक क्रमित युग्म है ये, जो कि बराबर है 5/3 कोमा 1/3 के। तो सीधी बात है कि जब मैं तुलना करूंगा तो x/3 + 1 बराबर होगा 5/3 के, है ना। उसी तरीके से y-2/3 बराबर होगा 1/3 के, ठीक है बेटा। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो x/3 = हो जाएगा 5/3 - 1, इसको उधर ले जाएंगे तो x/3 बराबर हो जाएगा आपके पास में 3 एलसीएम आ जाएगा तो 5 - 2 और x/3 = आ जाएगा 3/3 और 3 से 3 कट गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है ना।
इधर की तरफ बात करें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3, आपके पास में y बराबर जाएगा 3/3 और 3 एकम 3 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 जो है, जो वो पूछना चाह रहा है आपका आंसर है, क्योंकि उसने x और y के वैल्यूज ही पूछी हैं। अब अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, आप इसको नोट कर सकते हो। नोट करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। जिस बच्चे ने कायदे से इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी, जो हमने इंट्रोडक्शन कराया था, वो इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन से सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर देगा। इस वीडियो को देखने की इच्छा उसी की होगी जो करना नहीं चाहता अपने मन से, बात समझ रहे हो। लेकिन इंट्रोडक्शन देखने के बाद इस एक्सरसाइज के सारे सवाल, सारे क्वेश्चन बड़े ही लड्डू क्वेश्चन है और आप लोग इनको लगा सकते हो, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात, मेरी जिम्मेदारी तो है वही कराना, मैं क्या कर सकता हूँ। ये कह रहा है यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हो, ठीक है, समुच्चय कोई ए है, खुल के नहीं बात कही, ए में 3 अवयव है, तो इस बात को लिख सकते हैं। मैं हल कर रहा हूं दूसरे क्वेश्चन को, पहला कंप्लीट हो चुका है। तो समुच्चय ए में 3 अवयव, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का कार्डिनल नंबर, जो कि हमने समुच्चय वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसको क्या कहते हैं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि ए के अवयवों की संख्या आपके पास में कितनी रहेगी, इज इक्वल टू रहेगी 3 कहा है, ठीक है। और भाई साहब कह रहे हैं कि बी एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है जिसमें हमें दे रखा है कि 3, 4, 5, ठीक है। नहीं तो वो कह रहा है एक रोज बी में अवयवों की संख्या बतानी है। तो फाइनली मेरे को करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक रोज बी कितने होंगे ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए भी हमने एक नोट लिखवाया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। वो नोट क्या था, वो नोट ये था मेरे भाई, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर सपोज कर लो पी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर सपोज कर लो क्यू हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक रोज बी इज इक्वल होगा पी इंटू क्यू, ठीक है ना। और इसको मैंने वहां पे ऐसे लिखवाया था सही मायने में, तो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू, है ना, आपके पास में इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, है ना, या फिर पी गुणा क्यू आप कर देंगे। तो इसके अंदर अगर आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट तो ए, तो यानी कि पी का मान तो है, लेकिन क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पता कितने हैं, तो इससे देख सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमें 3 दिए हैं, और साथ ही नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बी वो भी कितने हैं, 1 2 3 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो व्हाट वी गेट आ जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, ठीक है ना। इसके अंदर जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे, सेट ए को और बी को लेकर के, ए और बी का कार्तीय गुणनफल अगर हम करेंगे तो उसके अंदर 9 अवयव आएंगे, ठीक है ना। अब अगर तीसरे क्वेश्चन के बारे में पढ़ें, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि जी हमारे पास में गिवन है, जी इज गिवन 7,8, है ना, एंड तथा हमारे पास में h इज गिवन, h जो दिया गया है वो है 5,4,2, ठीक है। तो मेरे को निकालना है सबसे पहले g क्रॉस h निकालना है, क्या होगा, यानी कि g की h के साथ कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है ना, कि या तो आप इस तीर आरेख से कर लो, या एनसीईआरटी का भी एक था, है ना, एनसीईआरटी में भी एक बताया था, है ना। तो अगर हम इसको g कह लें, इसको हम लोग h कह लें, तो ये 7 और 8 है, और ये 5, 4 और 2। तो पहले कैसे क्रमिक बनेंगे, 5, 7, 5, 7,5, है ना, फिर 7,4, 7,4, फिर 7,2, 7,2, ठीक है ना। फिर दूसरे अवयव को ले लो, 8,5, 8,5, है ना, और फिर 8,4, 8,4, 8,4, एंड हमारे पास 8,2, तो ये आ जाएगा 8,2। तो बेटा ये हो गया हमारे पास में g क्रॉस h, कितना आ गया, g क्रॉस h। लेकिन इतने से उसका मन नहीं भर रहा है, वो आगे भी कह रहा है कि h क्रॉस g निकाल के दिखाओ। तो h क्रॉस g हम लोग, आई थिंक स्पेस मेरे पास यहाँ पे है, मैं यहाँ पे कर लूँगा, है ना। तो जब मैं h क्रॉस g करूँगा, है ना, h क्रॉस g, तो h क्रॉस g करने में जो सेट बनेगा, तो सबसे पहले इस बार हम किसको ले लेंगे, यहाँ पे h को लिखेंगे, और इधर की तरफ हम लोग g को लिखेंगे। तो h की जो वैल्यूज हैं, जो आपके पास में अवयव है 5, 4, 2, है ना, 5, 4, 2, तो इस बार यहाँ आ जाएंगे 5, 4 और 2। तो ये g है 7 और 8, तो कैसे आएगा, 5, 7, 5,7, 5,8, 5,8, ठीक है बेटा, 4,7,
4,7 एंड 4,8 एंड 4,8, ठीक है, आपके पास में इसको हटा सकते हैं, ठीक, आपके पास में। और फिर आ जाएगा 2,7 2,7 2,7 एंड 2,8 एंड 2,8, राइट, ठीक है, आपके पास में। तो इतना ही करना था। आई थिंक ये आपका पहला आंसर है ना, और ये आपका दूसरा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलिए बच्चों, आपकी राइट साइड में इस एक्सरसाइज 2.1 का ये फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन काफी कुछ सिखा के जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है, सही गलत बताना है। लेकिन इस सही गलत को पहचानने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ये कोई हिंदी वाला सही गलत नहीं है, ठीक है ना। तो यदि कथन असत्य हो तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, मतलब अगर गलत बात है तो उसको सही भी करना है। पहला कह रहा है कि अगर P बराबर mn हो, m कोमा n हो, क्यों हमारा n कोमा m हो, तो P क्यों जो है वो इतना होगा। तो ऐसा नहीं पता चलेगा, हम लोग इसको करके देखेंगे। तो आई थिंक ये एरिया क्वेश्चन का ही है, हम कोई इसमें एंट्री नहीं कर रहे, ठीक है ना, आपके पास में। और इसका सॉल्यूशन मैं जो है इधर की तरफ शुरू करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है P इक्वल टू है मेरे पास में m कोमा n, है ना, एंड Q जो है हमारे पास में वो है n कोमा m, ठीक है ना। अगर मैं P क्रॉस Q निकालूं, अच्छा आप बिना चित्र के निकाल सकते हो, चित्र बना के निकालना चाहो तो ऐसे कर लो। आपके पास में यहाँ पे आपका दिस इज सेट P और ये वाला समुच्चय है Q, तो ये M है और ये N है, यहाँ पे N है और ये M है। तो पहला आ जाएगा N कोमा M कोमा N, दूसरा आ जाएगा M कोमा M, दूसरा कोमा आएगा M कोमा M, ठीक है, आपके पास में। और तीसरा जो आएगा, ठीक है ना, तीसरा जो आएगा ये आएगा N कोमा N, N कोमा N, एंड फिर आएगा n कोमा m, n कोमा m। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि P क्रॉस Q जो होगा उसमें केवल 2 ही अवयव होंगे। बिल्कुल सरासर गलत बात है, वैसे भी दिख रहा है इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, तो 2 दूनी 4 एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए था, जो कि हमारा सही रूप ये है। तो इसका मतलब जो कथन फर्स्ट है हमारा, कथन एक असत्य है, ठीक है नहीं, तथा P क्रॉस Q इज इक्वल टू जो हमने निकाला है M क्रॉस N, M कोमा N और M कोमा M, ठीक है, और फिर N कोमा N एंड N कोमा N, ठीक है, ये आपका सत्य या फिर सही रूप है, सही रूप है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा, दूसरे में कहानी बताई गई है कि यदि A और B दो अरिक्त मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव हो, अगर कुछ ना कुछ अवयव नहीं है फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणनफल पे फर्क पड़ जाता है, वो अभी भी बताऊंगा और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। A और B ऐसे समुच्चय हैं जो अरिक्त हैं, यानी कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ अवयव तो हैं, खाली नहीं है। तो A क्रॉस B क्रमित युग्म, तो उसने कहा है आगे, तो क्या कहा, A क्रॉस B क्रमित युग्म XY का एक अरिक्त समुच्चय होगा, बिल्कुल बात सही है। और इस प्रकार की x तो होगा A का अवयव और y होगा B का अवयव, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और ये सत्य बात क्यों है, क्योंकि ये परिभाषा है जो मैंने आपको लिखवाई थी, ये A क्रॉस B की परिभाषा है। कैसी परिभाषा है ये, हमारे पास उसने ये कहा, अगर मैं इसको समेट के लिखूं, अगर मैं इसको समेट के एक समुच्चय के रूप में लिखूं, तो A क्रॉस B एक समुच्चय है जिसके अंदर x y टाइप के क्रमित युग्म आएंगे, और सच दैट कि जो x होगा वो आपका पहला घटक जो होगा वो पहले समुच्चय का होगा, तथा जो दूसरा घटक है यानी कि y है वो दूसरा फैक्टर वो आपका b में से आएगा। तो ये डेफिनेशन है। तो सत्य है, इसको सत्य को सत्य क्या करना, असत्य को सत्य करना था, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्ट पे पढ़ें, और थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास में A हमारे पास है 1,2 है ना, एंड B इज गिवन हमारे पास 3,4 है, तो भाई साहब कह रहे हैं कि A की क्रॉस करो B इंटरसेक्शन फाई के साथ में। सबसे पहले आप एक काम कर लो, B इंटरसेक्शन फाई निकाल लो। B इंटरसेक्शन फाई का मतलब है कि B का जो है सर्वनिष्ठ निकालना है, ये B है किसके साथ में, फाई होता है रिक्त समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव नहीं होता।
और आप बताइए मुझे, अगर इसके साथ निकालेंगे तो ये तो रिक्ति समुच्चय आएगा ना, फाई ही आएगा ना, तो यानी कि फाई ही आएगा। किसी भी समुच्चय का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं, किसी भी किसी रिक्त समुच्चय का इंटरसेक्शन किसी समुच्चय के साथ निकालते हैं तो रिक्त ही आता है। ठीक है ना, ये बात तो आप समुच्चय में सीख के आए हैं, ऐसी कोई मुझे दोबारा से चिल्लाने की जरूरत नहीं है इस संबंध में, मैंने आपको करवाया है, पूरा डिटेल से करवाया है। ठीक है, पिछले वाले चैप्टर के अंदर। तो फाई हमारा ये रहेगा। तो अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, तो हमारे पास कहने की बात यह कि ए की क्रॉस हमें इसकी वैल्यू हमने फाई निकाली, ए क्रॉस फाई निकालना है, और ए क्रॉस फाई हमेशा फाई ही होगा। ठीक है ना, क्यों होगा? क्योंकि अगर आप ए की क्रॉस ऐसे चित्र बना कर लें फाई के साथ करेंगे तो ए में तो अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं 1,2, इधर कोई अवयव है ही नहीं। कैसे कर्म द्विगुण बनेगा? इधर कुछ है क्या? नहीं बन पाएगा ना, कोई भी कर्म द्विगुण हमें प्राप्त नहीं होगा, तो ये फाई ही रहेगा। इट मीन्स जो भाई साहब कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई जो है वो फाई ही रहेगा, इसको हम लोग बदल नहीं सकते। इट इज ट्रू, ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन, आगे फटाफट इसको निपटाते हैं। चलिए बेटा, अब आपकी राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे आपको एक साथ 3 क्वेश्चन हैं। 5वां, 6वां और 7वां बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए तीनों एक साथ उठा के ले आया हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वां क्या कहना चाह रहा है? 5वां क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अगर a बराबर, देखते रहें आप, एनसीईआरटी किताबें साथ में रखोगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, है ना। यदि a बराबर इतना हो तो मेरे को फाइंड आउट करना है, मेरे को निकालना है a क्रॉस a, और a क्रॉस a जो होता है a क्रॉस a, उसमें जो अवयव आते हैं वो x, y, z, यानी कि 3। देखो कर्मित युग्म नहीं बनेंगे फिर, क्योंकि अगर 2 सेट की हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो बनते हैं क्रमित युग्म। ठीक है, लेकिन अगर 3 की करेंगे a, b और c, लेकिन हमारे पास a ही है तो कोई बात नहीं, तो बनते हैं क्रमिक। ठीक है, क्रमित त्रिक। ठीक है, ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनते हैं। और इस संबंध में बातें हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है नया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन करके आए हैं तो वहां सब बातें हो गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे करते हैं इसको जरा बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग निकालना चाहते हैं ए क्रॉस, एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस ए निकालना है ना, ये निकालना है। तो सबसे पहले इसमें ए क्रॉस ए निकाल लो। ठीक है, ए की ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। तो ए की ए के साथ में जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा मैं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे कर लें, यहीं पे कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका ए है, ठीक है ना, और एक बार ए और लिख ले यहाँ पे, तो -1 और 1, -1 और 1, तो पहला बनेगा 1 -1, तो सॉरी -1 एंड -1, पहला कर्म द्विगुण। फिर बनेगा -1 और 1, ठीक है, फिर बनेगा 1 1 -1, और फिर बनेगा 1 कोमा, है ना, फिर बनेगा 1 कोमा 1, ठीक है, 1 कोमा 1। तो ये आ गया ए क्रॉस ए। लेकिन फिर हमें करना है ए क्रॉस ए निकालना है ना आपके पास में। लेकिन ए क्रॉस ए निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जो ए क्रॉस ए है ना, उसकी हमें ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, तब हमारा वो सेट निकल करके आगे आएगा। इसके लिए हम एक चित्र और बना सकते हैं यहाँ पे, है ना, और इसको कह लो ये ए क्रॉस ए है, और इसमें पहला अवयव है -1 कोमा -1, ठीक है, दूसरा है -1 कोमा 1, तीसरा है 1 कोमा -1, और जगह थोड़ी कम रहेगी तो थोड़ा सा इसको नीचे बढ़ा लें, ये तो हमारे घर की बात है भाई, बढ़ा सकते हैं, है ना। तो 1 कोमा 1, ठीक है ना, ओके। बड़ा अजीब सा आलू सा बन गया, चलो समझना ही तो है। इधर की तरफ हम लोग बात करते हैं ए की, और ए हमारा है -1 और 1, तो सबसे पहले इसके साथ में पेयरिंग होगी, इसकी मुलाकात इसके साथ में करवाएंगे तो आएगा -1 -1 -1, तो पहला ट्रिपलेट बनेगा, पहला त्रिक बनेगा -1 -1 और -1। फिर बनेगा ये इसके साथ में, तो -1 -1 और 1, फिर बनेगा -1 -1 और फिर 1 आपके पास में, ठीक है बेटा। चलिए, अब जब इसकी मुलाकात इसके साथ होगी तो बनेगा -1 1 और -1, -1 1 और -1, ठीक है, ओके, ठीक है ना आपके पास में। तब अब फिर हम लोग इसके साथ करेंगे,
तो -1 1 और 1, तो -1 1 और 1 मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके साथ में करेंगे तो बनेगा 1 -1 और -1, 1 -1 और -1, ठीक है। फिर इसकी हम लोग मुलाकात इसके साथ कराएंगे तो 1 -1 और 1, 1 -1 और 1, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। जब इसकी मुलाकात इससे होगी तो 1 1 -1, 1 1 -1, ठीक है ना। फिर जब इसकी मुलाकात इससे होगी तो आ जाएगा 1 1 एंड 1। कोई भी क्रमित जो त्रिक है, जो भी ट्रिपलेट है, वो इक्वल नहीं आते कभी भी, ध्यान रखना इस चीज का। आप कहीं भी चेक कर ले, सारे अलग होंगे, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन अलग बन रहा होगा। तो आई थिंक ये आपका आंसर आ चुका है 5th क्वेश्चन का। तो आप बढ़ते हैं 6 की तरफ, और 6 में क्या कहा है मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके, अगर आपत्ति है, आपको समझ नहीं आया तो नोट कर लें इसको एक बार, फिर समझ लेना बैठ के, ठीक है। ओके, तो जब 6 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है ए क्रॉस बी दे दिया गया है। 6 क्वेश्चन के अंदर वी हैव ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जो दिया है वो दिया है ए एक्स, चेक करते रहें, और ए वाई, ठीक है ना, एंड फिर है बी एक्स, ठीक है ना आपके पास में, और फिर है बेटा बी वाई, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। तो अब हमें कह रहा है कि ए और बी को अलग अलग निकालना है, ए अलग निकालो और बी अलग निकालो। तो मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन क्या थी, क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कर्मिदिगुम एक्स कोमा वाई होता है, सच दैट एक्स कम फ्रॉम ए, तथा जो वाई है वो आता है बी में से। मतलब क्या है, मतलब पहला घटक पहले सेट का, दूसरा घटक दूसरे सेट का। तो इस लिए हम ये कह सकते हैं कि ए जो बनेगा, पहला घटक जो ये ए है, ये तो ए का होगा ना, तो ए आ गया, ए ऑलरेडी आ चुका, 2 बार किसी समुच्चय में नहीं आता। फिर बी है ना, बी, और बी ऑलरेडी आ चुका है, तो ये यानी कि ए तो बनेगा ये, और बी जो बनेगा वो बनेगा दूसरा घटक जो एक्स है, और फिर आपका वाई है, पुनः एक्स है पुनः वाई है, तो केवल एक्स वाई ही आएगा। तो ये आपका, ठीक है ना, ये आपका आंसर है, ठीक है आपके पास में। चलिए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में कह रहा है, 7th में थोड़ा सा काम है, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी इतना है, तो सत्यापित करो। 2 चीजें सत्यापित करनी है, तो इससे पहले थोड़ा सा बड़ा काम है, तो मैं इसको रफ करवाना चाहूंगा, आप लोग इसको समझ के नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अगर हम 7th क्वेश्चन की तरफ देखें, जी भर के देखें इसको प्यार से बिल्कुल, तो हमें क्या मिलता है बेसिकली 7वें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 7वें क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन है कि ए हमारा 1,2 है, मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1,2 है ना। ये चौक ना हद से ज़्यादा छोटी हो गई, मैं जरा चौक निकाल लूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, आप लोग इतनी सब्र तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए। एंड बी जो है आपके पास में बड़ा सेट है, 1 2 3 एंड 4 है। एंड सी जो दिया गया है वो छोटा सा सेट है, 5,6 अवयव वाला। एंड डी जो है वो डी के अंदर अवयव है 5 6 7 8, 5,6 7 8, ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले जो प्रूफ करना है, मुझे करना है फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट पार्ट है ए क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल दिखाना है कि ए क्रॉस बी है ना, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये क्वेश्चन विविध प्रश्नावली में भी आएगा, वहां पे अलग तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि इसको हम लॉजिकल मेथड तर्क विधि से भी कर सकते थे, लेकिन हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उनके आधार पे करना है। जबकि विविध एक्सरसाइज के अंदर इसको थोड़ा सा हमें दिमाग लगा करके इनको ऐसे सेट ना लेकर के प्रूव करना पड़ेगा, और तब देखेंगे जब विविध में आएंगे। तो अभी तो बात करते हैं, सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बारे में अगर चर्चा करूं तो वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और ए क्रॉस, ए लिख लो यहाँ पे 1,2 है, ठीक है। इसकी क्रॉस करनी रहेगी बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या है, एनीथिंग इज कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? बी और सी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, आई थिंक इट्स 5, ये तो कुछ भी नहीं है, 5 है। और यानी कहने की बात, जब किसी भी हम लोग समुच्चय का कार्तीय गुणनफल, यानी कि इस समुच्चय ए का कार्तीय गुणनफल में 5 के साथ करूं तो मिलता 5 ही है, जो कि अभी हमने चर्चा की थी क्वेश्चन कौन से में किया था भैया, हाँ 3rd पार्ट में, 4th के 3rd पार्ट में हमने ये बात बताई थी अच्छे से कायदे से। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गई है ना। तो अगर मैं राइट हैंड साइड के बारे में बात करूं, राइट हैंड साइड क्या है, वो है ए क्रॉस बी है ना, और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी।
तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1,2 है, एंड इसकी क्रॉस कर लेंगे हम लोग 1 2 3 एंड 4 के साथ में। फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए क्रॉस यानी कि 1,2 और क्रॉस किसके साथ में सी, ठीक है। एंड व्हाट इज सी 5,6 के साथ में 5,6। तो अगर मैं क्रॉस करूं, आप एरो डायग्राम बनाने के चक्कर में मत पड़ा करो यार, अब डायरेक्ट करना थोड़ा सीख जाओ कैसे। देखो उसको कर रहा हूं मैं, पहले इस 1 की मुलाकात इन सबसे करवाओ और कर्मिक बना 1,1, ठीक है। फिर 1,2 1,2, फिर आपका 1,3 1,3, फिर आपका 1,4 1,4, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा अब इससे 2,1 2,1 एंड 2,2 2,2, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखूंगा भैया, एंड 2,3 2,3, देन शुरू से लिख लो 2,3 2,3 एंड आपके पास में 2,4 2,4। तो आई थिंक ये आ गया आपका इसका क्रॉस, इट मीन्स द फर्स्ट पार्ट आ गया। इसकी जो इंटरसेक्शन होगी बेटा वो किसके साथ, इनकी क्रॉस के साथ में। इसकी क्रॉस करो 1,5 1,5 एंड 1,6, ठीक है ना। फिर 2,5 एंड 2,6, ठीक है आपके पास में। तो अगर आप देखें इन दो सेट के अंदर, ये एक सेट ये है हमारा और एक सेट ये, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, आई थिंक कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई है। तो आप देख पा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी हमारी फाई आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बात हो गई खत्म। ये तो प्रूव करना था। अब अगर हम बढ़े आगे की तरफ, इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, तो उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, है ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, और इसके सेकेंड पार्ट पे मैं बात करता हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है कि सेकेंड पार्ट के अंदर कहा है कि अगर ए क्रॉस सी और जो हमारे पास में ए क्रॉस सी है और बी क्रॉस डी है, ये इसका उपसमुच्चय। उपसमुच्चय के मतलब क्या होता है बताएंगे, बता भी चुके हैं पहले ए क्रॉस सी निकाल लो। ए क्रॉस सी का मतलब है कि 1,2 की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 5,6 के साथ, तो आई थिंक हमारे पास मिलेगा 1,5 है ना, और 1,6, ठीक है ना, और फिर 2,5 एंड 2,6, ठीक है। आप डायरेक्ट करना सीख जाओ बेटा। अब एक चीज और निकालनी है, बी क्रॉस डी। आई थिंक बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा, और बी क्रॉस डी जो आएगा आपका, बी कितना है 1 2 3 एंड 4। क्या कर रहा हूँ इतनी बदतमीजी, ठीक है ना। और डी कितना है मेरे पास में, वो है 5 6 7 8, ठीक है। करिए थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये 1,5 1,5 कोमा, ठीक है, 1,6 1,6, ठीक है, एंड 1,7 1,7 एंड 1,8। आप लोग समझ पा रहे हैं ना कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे बहुत जोर दिया था इंट्रोडक्शन में भी, और शुरुआती सवालों में मैंने चित्र से करवाया है। तो आप लोग थोड़ी सी जब प्रैक्टिस आ जाएगी तो आप अपने आप इसको समझ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देन उसके बाद आएगा 2,5 एंड 2,6 एंड 2,7 एंड 2,8, ठीक है। उसके बाद में आएगा 3, शुरू से लिखो 3,5 एंड 3,6, फिर 3,7 3,8, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 4,5 एंड 4,6 4,7 एंड 4,8। ये हो गया आपका पूरा का पूरा। अब ये कह रहा है कि जो ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी ये है और ए बी क्रॉस डी है, वो कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है किसका, सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए कि ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव, ठीक है ना, ये आपके पास में बी क्रॉस डी का भी आपके पास में अवयव है ना, अवयव होना चाहिए। तो चेक कर लो 1,5 इसमें कहीं है, 1,5 आ गया, 1,6 कहीं है, वो भी है, 2,5 है कहीं ना कहीं, ये है 2,5, 2,6 है, तो बिल्कुल सही बात है। ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव इसके अंदर मिल रहा है, तो लिख सकते हैं क्रॉस सी का, है ना, का 2 बार आ गया, प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी का भी अवयव है ना। अतः हम लिख देंगे, अतः
ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट बनेगा आपके पास में बी क्रॉस डी का, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए बेटा अब 8वें क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कह रहा कि मान लीजिए, हमें कहा है कि मान लीजिए कि ए है 1,2, बी 3,4 है। ए क्रॉस बी लिखना है जो कि आपके लिए बहुत आसान है। फिर बी क्रॉस ए में कितने उपसमुच्चय होंगे, ये थोड़ी सी नई बात है, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी और लंबी चौड़ी बात जो है वो है उनकी सूची बनाइए, जितने भी उपसमुच्चय होंगे। नॉर्मली हमने ए क्रॉस बी निकालना सीख लिया है, इसको तो आप कर लोगे। तो पहले मैं कर लेता हूं, जरा हल करता हूं इस सवाल को। और बेटा पहले मैं ए क्रॉस बी ही निकालता हूं। तो ए जो मेरे पास में है वो 1,2 है एंड जो बी है वो 3,4 है ना आपके पास में। तो अगर ए क्रॉस बी को हम लोग लिखेंगे तो वो एक समुच्चय बनेगा जिसमें 1,3 पहला अवयव आ जाएगा, 1,3 1,4 आ जाएगा, फिर 2,3 आएगा और फिर बेटे 2,4 आएगा, है ना। तो ये है आपके पास में कहानी। और कहानी कुछ ऐसी है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही समझने लायक कहानी है, ठीक है आपके पास में। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसके ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो एक मैंने जब समुच्चय आपको पढ़ा रहा था, मैं समुच्चय पढ़ा रहा था, है ना, और उसमें मैंने कहा था अगर कोई सेट ए है और उस सेट के अंदर मान के चलो कि कोई समुच्चय ए है और समुच्चय ए के अंदर जो अवयव हैं सपोज कर लो n है, कितने हैं, n है। तो जो ए के उपसमुच्चयों की संख्या होगी, ए के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की, ठीक है, उपसमुच्चयों की जो संख्या निकालने का एक फॉर्मूला हमने बताया था, वो बताया था कि 2 टू दी पावर n, कि जितने अवयव होंगे उसकी घात उतनी करनी है, 2 की घात। तो 2 की पावर n का मतलब आपके पास में अगर इसके अंदर 4 है, 2 है, 3 है, जितनी भी आएगी घात उतनी बन जाएगी। तो आई थिंक वही केस इसमें भी काम में आ सकता है कि ए क्रॉस बी में, है ना, में के जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी, उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी, है ना, वो आपके पास में होगी 2 टू दी पावर, इसमें जितने अवयव होंगे, है ना, आपके पास में। अब देखो इसके अंदर कितने अवयव हैं, अवयव ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन करके बेवकूफ़ी वाले काम मत कर देना, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये जो एक बंडल है पूरा 1,3, एक कर्मित युग्म एक अवयव के लिए एक अवयव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 एंड 4, तो इसके अंदर हमारे पास में 4, ठीक है, बेसिकली 4। तो अगर मैं इसकी पावर 4 करूंगा तो आई थिंक 2 की पावर 16 होता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या 16 होगी, ठीक है। तो उसको लिखना भी है, उसने कहा है कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो प्रॉपर तरीके से इसको लिख के भी दिखाना है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए एक नोट याद रखने चल चाहे तो मैं इसको नोट बना के लिखवा देता हूँ कि ए क्रॉस बी के यदि ऐसा कर लो, यदि इसको नोट को लिखवाते हैं, यदि n ऑफ a इक्वल टू p हो तथा n ऑफ b इक्वल टू q हो, है ना, आपके पास में q हो, तो याद रखना है कि a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी उसको फाइंड आउट किया जा सकता है 2 टू दी पावर p क्यू से। ये एक नोट आप लोग अच्छे से कायदे से याद रख सकते हो। आप कहोगे सर वहाँ अलग बात बताइए, यहाँ अलग बताइए, अलग कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए व्हाट इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारे पास है वो भी 2, तो p की वैल्यू भी 2 है, q की वैल्यू भी 2 है ना आपके पास में, है ना। तो जब 2 की पावर करेंगे तो p q होता है फॉर्मूला, तो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल 2 की पावर 4, और जो कि मैं बात कर रहा था आपके सामने, देखो चेक कर लो। थोड़ा सा इसको गहराई में लेके चले हैं बात को, वो थोड़ी सी समुच्चय से जुड़ी हुई बात थी इसलिए ऐसी बात करी गई थी। तो आई थिंक इसके 16 बनेंगे आपके पास में। तो हम लोग कह सकते हैं, आई थिंक इजीली हम लोग ये कह सकते हैं, अतः चूंकि तो आप ये कह सकते हैं ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी, उपसमुच्चयों की जो संख्या जो होगी वो 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 दैट इज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये p है, ये q है, तो हमारे पास 2 की पावर 4 यानी कि
16 होगी। ठीक है, अब मेन बात यह है कि इन 16 को लिखना भी है। तो हमने छोटे छोटे तो लिखे थे जब मैंने आपको समुच्चय वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो अगर आपको ऐसा छोटा सा मिल जाता था कि सपोज कर लो 1 A B और C मिल गया आपके पास में, तो आप इसका लिखोगे, इसके उप समुच्चय लिखेंगे हम लोग। पहला तो 5 होता है, सबको पता है। दूसरा एक एक एलिमेंट लेकर के बनाते थे। A हो गया यानी कि एकल समुच्चय, फिर B हो जाएगा और फिर आपका C हो जाएगा। मतलब ये हम समुच्चय वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। समुच्चय से हमने ये ऐसा सीखा था कि किसी भी सेट के अगर उप समुच्चय लिखने हो तो कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहला 5, फिर एक एक एलिमेंट ले लेंगे, फिर दो दो के A कोमा B है ना, और फिर B कोमा C है ना आपके पास में, और फिर C कोमा A। फिर हम लोग ले लेंगे 3 तो एक ही बार में आएंगे आपके पास में। तो अब इसके 1 2 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 3 यानी कि आपके पास में 8 उप समुच्चय होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि फाइनली आपके सामने। आई थिंक इट्स वेरी इजी, ये आसान काम है ना बहुत, है ना। लेकिन इसके अंदर हमें 16 बनाने हैं और आपके पास में है A क्रॉस B के अंदर अवयव ये हैं। तो इस बार इसके हम 16 कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बनाता हूँ। थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगा के। मैंने कहा था कि पहले आप लोग इसको उठा लो। A क्रॉस जो B है, इसके जो अवयव हैं मेरे पास में वो है 1,3 है ना आपके पास में, फिर 1,4 है, और फिर 2,3 है, और फिर 2,4 है। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो उप समुच्चय होंगे है ना, A क्रॉस B के उप समुच्चय होंगे, तो सबसे पहले तो 5 आ जाएगा, और 5 के बाद एक एक अवयव वाले यानी कि आ जाएगा 1,3 वाला आ गया एक तो। ठीक है, फिर 1,4 वाला आ जाएगा एक, है ना। फिर आपके पास में 2,3 वाला आ जाएगा, और फिर आपके पास में आ जाएगा 2,4 वाला आ जाएगा। तो ये तो एकल समुच्चय वाले आ गए, जैसे हमने ये एकल वाले लिखे थे यहाँ तक के। फिर दो दो को करके लिखना है। दो दो में क्या आएंगे, ये फिर ये फिर ये। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ आपको। आसान तरीका ये है कि आप एक काम कर लें जो आपकी, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ बना के आपको समझाने के चक्कर में हूँ कि जो हमारा A है बेसिकली वो कितना है, A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B जो बेसिकली वो है वो कितना है, वो 1,3 है ना आपके पास में, फिर 1,4 है। ठीक है बेटा, और फिर हमारा 2,3 है, और फिर है 2,4 है ना आपके पास में। तो अगर हम लोग बात करें और बहुत अच्छे से बात करें, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, उसको मैं A के लेता हूँ, उसको B के लेता हूँ, उसको C, इसको D। तो यानी कि हमारा जो A क्रॉस B एक सेट है, इस A क्रॉस B एक पूरे सेट को मैं कह देता हूँ, सपोज कर लो इसको मैं X कह देता हूँ। तो X एक समुच्चय बन गया A B C और D का। अब इसके सबसेट लिखते हैं, और इसके सबसेट हम A B C की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले तो आएगा 5, ठीक है, फिर आएगा A, ठीक है, फिर आएगा B, है ना आपके पास में A, है ना, फिर आएगा हमारा B, ठीक है, फिर आएगा हमारा C, है ना, और फिर आएगा फाइनली हमारा D। ऐसे तो लिखा जाएगा। बाद में हम A B C के मान रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, अब लेंगे दो दो को करके ले लेंगे। तो दो दो को हम लिखेंगे तो A B, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, A कोमा B, फिर आएगा B कोमा नहीं A कोमा C। करना कैसे है, देखो एक को पकड़ लेना है, पहले A कोमा B, फिर A कोमा C, फिर A कोमा D। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर ऐसे ही करना है क्रम से। फिर लिखेंगे A कोमा D, ठीक है ना आपके पास में। अब उसके बाद में B कोमा C, ठीक है, एंड B कोमा D, ठीक है बेटा। अब हम हो गए आपके पास में, लेकिन एक चीज और बची है हमारी, A कोमा B, उसके बाद हमारा जो बचा है A कोमा D भी हो गया ना। अब अगर हम बात करें 3-3 की, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। 3-3 में देखो पहले क्या करते हैं, A B C सबसे पहले आ जाएगा A कोमा B कोमा C, फिर आ जाएगा आपके पास में A B C हो गया, फिर A B C हो गया, फिर B को छोड़ दो, A C D ले लो, A C और D, ठीक है ना आपके पास में। फिर आप कर लो B C D, क्या जाएगा B C और D आ जाएगा। 3-3 को लेकर कर रहे हैं ना, ओके।
लेकिन एक और आएगा इसके अंदर, अगर आप ध्यान दें, डी ए बी वाला कोई नहीं आया इसके अंदर, तो आएगा फिर चक्रीय क्रम में अगर आप चलोगे तो डी ए और बी। मतलब देखो मेरी बात सुन लो, 3 में थोड़ा कंफ्यूजन बनता है, मैं जानता हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं कि कैसे बनाने हैं। देखो 2 आपको समझ में आ गए होंगे, 3 में देखो, पहले हमने लिया इसको तीनों को ए बी सी, फिर मैंने क्या किया, फिर इस बी को छोड़ा, जैसे इसमें किया था ना हमने, इसमें 2 वाले में किया था, पहले ए बी, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ। अभी ऐसे ही कर रहा हूं मैं कि मैंने क्या करा, पहले ए बी सी ले लिया, फिर इस बी को छोड़ के मैंने ए सी डी ले लिया। देखो ए बी सी ए सी डी। देखो अलग भी तरीके हो सकते हैं, अगर आप कोई और तरीका ईजाद कर लें, या आपको सामान्यतः डायरेक्ट ही आप लिख पाएंगे, ऐसी बुद्धि हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि सब अलग तरीके से सोचते हैं। तो मैं थोड़ा सिंपल करने के चक्कर में मैंने ऐसे करा है इसको, ठीक है ना। तो अब हमने कहा था कि ए बी सी आ गया, ए बी सी, फिर ए सी डी आ गया, ए सी डी आ गया, फिर आ गया बी सी डी आ गया। लेकिन एक बचा था कि जब इसका क्रम हम लोग वापस करेंगे डी ए बी। एक और आएगा हमारे पास में जो चारों को लेकर के ए बी सी और डी। अब चेक करो 16 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और छूट गया क्या, कौन सा, देखें कौन सा छूटा है, ए बी, 2 में करते हुए ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। हाँ अरे छूट गया इसमें, देखो ये आपके पास में फिर बी सी, फिर बी डी, बी सी और बी डी। एक और छूटा है कि सी डी वाला, जो आपके पास सी डी वाला जो आएगा, सी डी वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं शुरुआत में ही। तो आपके पास में एक और आएगा सी कोमा डी वाला, ठीक है। तो अब 16 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सी डी छूटा है ना, ध्यान आ गया ना, सी डी कहाँ से छूटा था, हमने बी सी लिख दिया, बी डी लिख दिया, सी से किसी बातचीत की ही नहीं है, तो सी डी वाला हमारा छूट गया था। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो उससे ही हम लोग इधर लिखते हैं उठा करके, ठीक है। नहीं आपके पास में यहाँ पे के उप समुच्चय, अब समुच्चय की सूची बनानी ना, उप समुच्चयों की हम लोग बना रहे हैं सूची, ठीक है। और सूची नीचे की तरफ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका फाई आ जाएगा, ध्यान से देखें, ये है फाई, ठीक है। उसके बाद में हमारा आएगा ए। व्हाट इज ए को हमने मान रखा ये, यानी कि ये वाला 1,3, तो ये आ जाएगा 1,3, ठीक है ना। दूसरा आएगा बी का मतलब बी हमने क्या माना है 1,4, तो यहाँ लिखेंगे 1,4। फिर आएगा सी और सी को हमने क्या माना है 2,3। ये लिखने से थोड़ा सा ABCD में कन्फ्यूजन नहीं है, अगर कर्मधी गुण के साथ लिखोगे तो दिक्कतें आती हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन बनता है बस आपके पास में 2,3। फिर ऐसे ही आएगा हमारा डी, और डी जो होगा वो होगा 2,4। आते सिंगल टन जो है एक एक एलिमेंट वाले, यहाँ तक तो हमने लिख दिए, है ना। अब करते हैं ए बी, ठीक है। अब करते हैं ए बी में आएगा 2 अवयव एक साथ, यानी कि ए और बी, यानी कि 1,3 और 1,4, 1,3,1,4, ठीक है बेटा। फिर बेटा हमारे पास बनेगा क्या बनेगा, ए सी मतलब 1,3, ठीक है, एंड 2,3। ए बी सी के मान देखते रहना ऊपर कहाँ क्या लिया है मैंने। उसके बाद में जो दूसरा सेट बनेगा वो बनेगा, ये भी हो गया, फिर ए डी बनेगा। तो ए है 1,3 और डी है 2,4, ठीक है बेटा, ओके, ये हो गया बंद। उसके बाद में हमारा ए डी हो गया। फिर आएगा हमारा बी सी मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ, तो बी सी में बनेगा 2 वाले एलिमेंट्स बी सी में, कि 1,4, 2,3। जो बच्चे जुड़े होंगे हमारे साथ अच्छे से वो समझ पा रहे होंगे। फिर उससे अगले वाला क्या बनेगा, बी सी हो गया, फिर बी डी है ना, ये वाला यहाँ तक आ गया ना बी डी। तो बी और डी यानी कि 1,4 आपके पास में, ठीक है। और फिर दूसरा डी मीन्स 2,4 एंड 2,4, ठीक है। नीचे आ जाओ इधर, बी डी तक कर लिया हमने यहाँ तक का। एक और बचा डबल वाला, वो बना सी डी। सो सी डी को यहाँ लिखता हूँ मैं। सी बेसिकली है क्या 2,3, ये यहीं पे लिख लो ए बी सी डी है ना, तो 2,3 सी डी में और 2,4, तो एक से उपसमुच्चय बन गया। फिर चलिए आगे, अब हम बनाएंगे 3 वाले, यहाँ तक आ गए हम लोग 3 ए बी सी का मतलब है कि ए बी सी यानी कि तीनों को एक साथ 1,3
1,4, 2,3। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास में ये वाला। ठीक है, अब बढ़ो आप ACD यानी कि 1,3 और 2,3 एंड 2,4 तो ये आ गया आपके पास में। ओके अब हमारे पास में 3 वाले, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 लिखने ना, तो ये BCD मीन्स आ जाएगा, BCD में आ जाएगा कि 1 4 2 3 एंड 2 4, 1 4 2 3 है ना, 2 3 एंड 2 4 एंड 2 4। ठीक है, ये आ गया। एक और बचेगा हमारे पास में और वो होगा DAB मीन्स D। व्हाट इज D को सुन 2 4 है ना, 2 4 आपके पास में। ठीक है ना, और DA यानी कि 1,3 ठीक है आपके पास में, और 1 थोड़ा सा लिखने में नीचे की तरफ दिक्कत आती है तो थोड़ा आप समझ लेंगे ना। एक बार चेक कर लूँ कैमरे में भी आ रहा नहीं आ रहा, पूरा का पूरा कहाँ नहीं है, मेरी आ रही है। ठीक है, 1,3 ठीक है, थोड़ा 3 अजीब सा ही लंगूर सा बन रहा है, 1,3 और फिर उसके बाद में B आएगा, और B हमारा होता है 1,4। तो आई थिंक यहाँ तक का काम सिमट गया। एक और बचा हमारा जिसमें चारों लिखने हैं हमें, और चारों जब लिखेंगे तो यानी कि एक रोज A को ही पूरा लिख देना है, 1,3 ठीक है, और 1,4 एंड 2,3 एंड 2,4। तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 हो गया ये पूरा का पूरा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बेटा 2 क्वेश्चन और बचते हैं इस एक्सरसाइज के, उनको फिनिश करने के बाद एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। क्लास 11th का ये दूसरा वीडियो है, दूसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए 9th की बात करते हैं। 9th क्या करेंगे, मान लीजिए कि A और B हमारे पास में 2 समुच्चय हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A जो है वो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 2 है। इसका मतलब A के अंदर 3 अवयव हैं और B के अंदर 2 अवयव हैं। यदि 1x1 y2 एंड z,1 एक रोज B में हो तो A और B को ज्ञात करो। मतलब दिया क्या है, देखो मैं हल कर रहा हूँ 9th क्वेश्चन को। तो उसने कहा कि एक रोज B इज गिवन बाय, हमें दिया है, उसने दिया है कि x,1 है, फिर आपका y,2 है, और फिर आपके पास में z,1 है। ठीक है जी आपके पास में, और तो एक रोज B में है। लेकिन एक बात सुनिए मेरी, एक रोज B के अंदर कितने अवयव होंगे ये देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक रोज B जो होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट B होगा ना। ये कितना हमारे पास में 3 है, इसमें देखो ये दिया है 3 और ये दिया है 2, तो आई थिंक ये होंगे आपके पास में टोटल 6। ठीक है, तो अब इसमें 3 और होने चाहिए, 3 और होने चाहिए। पहले वो 3 अवयव हमें ज्ञात हो जाए तब हम आसानी से A और B को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली आप एक बात सुने, एक डेफिनेशन हमने बताई थी, और वो डेफिनेशन क्या थी कि अगर हम एक रोज B को डिफाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आते हैं, सच दैट कि x जो एलिमेंट है वो A में से होगा तथा जो y एलिमेंट होगा वो B में से होगा। ये हमने बात बताई थी कि कर्मजीव का पहला अवयव पहले सेट का होगा, दूसरा अवयव दूसरे सेट का होगा। तो इस हिसाब से तो ठीक है नहीं आपके पास में, इसको यहाँ से हटाओ। ठीक है नहीं, क्योंकि ऐसा होता है और हमें तब हम लोग ये कह सकते हैं, तब ध्यान दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारा जो x होगा वो तो A में से आएगा। ठीक है ना भाई, उसने क्या कहा है, एक रोज B के अंदर x,1 है, y,2 है। तो इस x,1 जब एक रोज B में है ना, तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि x,1 आपका बिलोंग कर रहा है एक रोज B को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x जो है वो A का है और तथा 1 जो है वो B का है। ठीक है, फिर दूसरे को उठाओ, y,2 जो है वो आपका आ रहा है एक रोज B से। तो इसका मतलब क्या है कि जो y है वो A का अवयव है तथा आपके पास में जो 2 है, ये जो 2 है, ये 2 जो है आपके पास में B में से है। ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ना, ओके।
और तीसरा जो हमारे पास दिया गया है वो है z,1 है, एंड z,1 जो है बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को। तो सीधी बात है कि जो z है आपका z इट्स कम फ्रॉम a, तथा जो आपका 1 है वो 1 आएगा आपका b में से। तो अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो a जो है हमारे पास बन जाएगा x y एंड z, ठीक है नहीं आपके पास में, एंड जो b बन जाएगा वो बन जाएगा 1 2 1 1 2 और 1 दोबारा नहीं आएगा। अब चेक कर लो तो चेक कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने हैं, 1 2 3 है और b में 2 है। तो ये आपका यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ एक्स वाई जेड हो ही गया, बस इसमें एक्स वाई जेड अलग अलग अवयव हैं, एक्स वाई जेड अलग अलग है तभी तो ये अलग अलग लिखे गए हैं। अगर एक ही होते फिर एक ही बार लिखा जाता है ना। अगर x बराबर y बराबर z हो जाता तो आप फिर क्या लिखते, a को आप लिखते केवल x करके लिखते, या फिर इसको केवल y करके लिखते, या केवल z करके लिखते, फिर तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a 1 रह जाता है ना। तो ये जो लाइन लिखी है इसने, ये लाइन इसलिए लिखी है कि वो समझ जाए कि एक्स वाई जेड एक नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। तो नो प्रॉब्लम, इससे कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो फाइनल हो गया। लेकिन नेक्स्ट पे आ जाइए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 BC कैटेगरी का है और 10 के अंदर कह रहा है, इसमें तो अलग अलग दिया गया था कि इसके अंदर 3 है इसमें 2 है, तो यानी कि टोटल a क्रॉस b में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसने खुद ही कह दिया कि a क्रॉस a में एक समुच्चय की उसी समुच्चय में जब हम गुणा करते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं तो 9 आ जाता है, हमारे 9 अवयव आते हैं। a क्रॉस a के अंदर हमारे पास में कितने आते हैं, 9 अवयव आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए है ना, अभी हमने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू ए क्रॉस बी जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी होता है। तो अगर इस केस को हम यहाँ डिस्कस करना है तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ए, और ये हमें दिया गया कितना है, बेसिकली ये हमें दिया गया कितना है, अगर हम यहाँ से देखें यहाँ 9 दिया गया है, उसको लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ए जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए भाई, तभी तो ये बना होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कब हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपका 3 हो, जब तो 3 गुणे 3 करके 9 आएगा। समझ में आ रहा है, दोनों सेट है, यानी कि ए सेट जो समुच्चय है, अतः हम कह सकते हैं कि ए के अंदर कितने अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे, और वो 3 अवयव हमें ज्ञात करके दिखाना है क्योंकि समुच्चय ए को हमें ज्ञात करना है। अब फिर वही लो, हमारे पास इस ए क्रॉस ए के अंदर देखो -1,0 जो है वो आपका ए क्रॉस ए में है, तो ये इंप्लाइज करता है, ये बताता है कि जो -1 है वो आपका हिस्सा होगा ए का, तथा साथ ही साथ ठीक है, साथ ही साथ जो 0 है, साथ ही साथ जो 0 है वो भी ए का हिस्सा होगा, ठीक है ना भाई। इस अगर ये ए क्रॉस ए में अगर है ना, और अगर 0,1 हमारा बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को, तो ये भी कंफर्म है। तो जो 0 है वो तो ए में है ही, ऊपर भी बात हो चुकी है, तथा जो 1 है, ठीक है ना, 1 है वो भी ए में होगा। तो अब ये कंफर्म है कि ए के अंदर 3 अवयव हैं और ए के अंदर इस तरीके से अवयव हैं, तो ए बनेगा क्या, ए बनेगा देखो -1 और फिर 0 तो आ ही गया है, 2 बार लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 यहाँ भी है या 0 यहाँ भी है, और एक आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो देखो ए के अंदर 3 अवयव और वो 3 अवयव ये रहेंगे। इसकी अगर आपके कार्तीय गुणनफल करोगे तो इस तरीके के एलिमेंट मिलेंगे आपको 9। तो आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी बेटा, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज को करने से पहले, आप देखने से पहले मतलब खुद थोड़ा सा ट्राई करा करें क्वेश्चंस को करने की, तब ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की तरफ।